तो मेरी आपको काउंटर 2 DS 3 5 DS के बाद घर भी जाएगा। कृपया मुझे बताएं ये गैलेक्सी J6 किसका मोबाइल है? गैलेक्सी J6, इनको हम कई बार कहते हैं कि भाई वो म्यूट कर दीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। किसका है ये? वीडियो भी चालू नहीं होता इसमें। आप नाम देख लीजिए ना भाई साहब। नाम ही तो नहीं ले रहे। नाम क्या नाम है? अरे नाम वहाँ जो आवेदन था उसमें नाम लिखा होगा। तो मोबाइल नंबर मॉडल थोड़ी दिखा मोबाइल का कि गैलेक्सी यूज कर रहे हैं या MI का यूज कर रहे हैं या किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं। अब मोबाइल का मॉडल है गैलेक्सी J6, पता कैसे चलेगा किसका है? मैं कब से पूछ रहा हूँ भाई। मेरा तो मेरा G6 ही है, तो आप म्यूट तो मेरा किया हुआ है, देखिए ना आप। आपका ही तो नाम बताइए आप। कमल कुमार गंगवानी। अच्छा गंगानी जी, अरे आपका मैं बहुत बार म्यूट करता हूँ, आपका म्यूट आप चालू कर लेते हैं। नहीं, ये अभी देखिए, अभी म्यूट है ना मेरा। नहीं है, बात हो रही ना। देखिए अब मैं आपका रीनेम कर देता हूँ कमल जी, ठीक है? अभी म्यूट। अब आपका कमल जी हो गया। नहीं, मैं कर देता हूँ ना अनम्यूट। अनम्यूट में कर देता हूँ। हाँ अब म्यूट कीजिए आप। नहीं, म्यूट किया, अनम्यूट। नहीं अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट करना है आपको। हाँ तो म्यूट तो है ही मेरा। आप म्यूट होते तो बात कैसे करते हैं? नहीं, म्यूट है मेरा ये। नहीं म्यूट नहीं है, आप म्यूट कीजिए तो आप आपकी आवाज नहीं आएगी फिर। अनम्यूट म्यूट करता कीजिए हूँ। तो रेड कलर का क्रॉस आ जाएगा उस पे। हाँ अब हो गया, ठीक है? ठीक है, ओके ओम। आप लोगों ने स्वाध्याय किया योग दर्शन का? कुछ सूत्र किए योग दर्शन के जो सूत्र हैं, योग की परिभाषा, योग के प्रकार। ओम स्वामी जी, मेराज बहादुर पाल छतरपुर से मध्य प्रदेश। ओम ओम राज बहादुर जी भाई। ओम 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 श्रीमान जी, ओम श्रीमान।
आप सभी अपना साधक अपना मोबाइल को म्यूट और रखेंगे और अपने वीडियो को ऑन रखेंगे। हमारे बीच डॉक्टर गजेंद्र डहरवाल जी, हमारे योगाचार्य, हमारे योग शिक्षक, साथ में डॉक्टर, इनका लाभ हमें निरंतर पिछले कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। कई हमारे सहयोग शिक्षकों को प्राप्त हो चुका है और आज मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वह आप सभी को शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के विषय में अवगत करवाएंगे। आप सभी साधक जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए बिंदु हैं उनको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने व्यस्ततम समय में से वो आप लोगों के लिए समय निकाल कर आए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इस कोविड काल में बहुत ही व्यस्ततम समय चल रहा है उनका, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अनम्यूट नहीं कीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी साधकगण योग दर्शन का लाभ कल तक ले रहे थे आचार्य मनुदेव जी द्वारा, और प्रातःकाल जो है प्रैक्टिकल का लाभ ले रहे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनको आगे मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम। आप जितने योग शिक्षक हैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री को स्मरण करते हुए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग का जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। महेंद्र भाई जी, ये कितने दिवस हो गए अपने प्रशिक्षण को इस बैच के? जी, ये आज 8वां दिन है डॉक्टर साहब। 8वां दिन है। क्या आप बता पाएंगे कितने सिस्टम हो गए हैं? अभी योग दर्शन हुआ है, सिर्फ योग दर्शन चल रहा था, योग दर्शन पूर्ण हो गया है इनका। चलिए, तो सिस्टम आज पहला दिवस है जो अपना एनाटॉमी का शुरू हुआ है। तो आज हम ये एनाटॉमी का पहला दिवस है, तो हम ऐसा सिस्टम से प्रारंभ करते हैं जहां से हम बेसिक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अर्थ हुआ कि सिस्टम की संरचना कैसी होती है, बनावट कैसी होती है और इसका कार्य करने का स्वरूप क्या है, हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इस विषय आज हम चर्चा करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ है पाचन तंत्र। तो आज हम पाचन तंत्र में क्या क्या अंग आते हैं, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं और इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में, और विशेष रूप से एक योग शिक्षक के लिए इसमें क्या जानना जरूरी है एनाटॉमी, क्योंकि हम मेडिकल एनाटॉमी बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते अल्प समय में। तो कम समय में हमारे योग शिक्षक के लिए क्या जानकारी जानना चाहिए, हम इसको
आज समझने का प्रयास करेंगे इस एनाटॉमी के सेशन में। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम सब नाम से, पहले तो हम एक चीज संक्षेप में समझ लें, सिस्टम क्या होता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहले सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम का अर्थ क्या है। हमारे शरीर का अध्ययन करने के लिए हमारे शरीर को एक सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया गया मेडिकल साइंस में। यदि हमारे शरीर का अध्ययन करना है हमें, तो मेडिकल साइंस ने एक व्यवस्था बनाई है। ये शरीर को विभिन्न विभागों में, विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारी सांस लेने का एक जो भाग है जिसमें बहुत से अंग कार्य करते हैं, तो हर वो अंग जो सांस लेने की प्रक्रिया में काम करते हैं, सहयोग करते हैं, उस अंग को मिलाकर के एक तंत्र बना, एक यूनिट बनी जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे हार्ट का एक कार्य है ब्लड के सर्कुलेशन को करना, पूरा करना हमारे शरीर में। इसमें जो अंग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, उन पूरी की कार्य संरचना, उन पूरी की कार्यप्रणाली का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वैसे ही शरीर के विभिन्न कार्यों के का एक स्पेसिफिक काम है हमारे शरीर में अलग अलग, तो हर काम को एक सिस्टम में विभाजित किया गया। इसमें से पाचन से संबंधित जो अंग है, प्रक्रिया है, इसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यह कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती, जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। सेल्स हमारे टिश्यूज का निर्माण करती हैं। यह टिश्यूज जो है वो छोटे छोटे ऑर्गन का निर्माण करते हैं। वह ऑर्गन एक समान काम करने के लिए वो 2-3 ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस प्रकार से वो ऑर्गन सिस्टम की फंक्शन को हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। तो हम ऐसा समझे कि पाचन तंत्र को कैसे समझे कि पाचन छोटी छोटी कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतकों का निर्माण किया। वह ऊतक मिलकर के पाचन तंत्र में जो अंग भाग ले रहे थे, उस अंगों का निर्माण किया उसने कोशिकाओं ने, और वह अंग मिलकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। उसको और ऐसा समझे कि पाचन तंत्र में जो जो अंग भाग ले रहे हैं, वह अंग एक स्पेसिफिक कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण किया। उन ऊतकों ने, उन टिश्यूज ने हमारे शरीर में एक ऑर्गन का निर्माण किया, और वो 2-3 ऑर्गन मिलकर के या 5-7 ऑर्गन मिलकर के इस पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो एक योग शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह जानना कि उसका पाचन, उसके साथ में जो व्यक्ति योग कर रहा है या हम जिसको योग करा रहे हैं, उस व्यक्ति का पाचन कैसा है। क्योंकि हम जितने अच्छा सुनते हैं योग के विषय में कि योग से ऐसा होता है, योग से वैसा होता है, वो तब उसके परिणाम मिलेंगे जबकि वो योग अच्छे से करेगा। लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति का पाचन सिस्टम कैसा है, उसका खान पान कैसा है, उसका डाइजेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा योग के ऑप्टिमम बेनिफिट उसको कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए व्यक्ति के पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से ध्यान देना हमको जरूरी है। उसकी डाइटरी शेड्यूल यानी उसका खान पान की प्रक्रिया को हमको जानना जरूरी है, और सही प्रक्रिया उसको बताना है। क्योंकि आज के समय में सबकी खान पान की प्रक्रिया बिगड़ी हुई, कुछ भी खाना है, हेल्दी चीज वो नहीं खाता व्यक्ति। जैसे दुनिया चल रही है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है, वैसा ही वो खाता पीता है, अपने नियम खुद बनाता है। इसलिए व्यक्ति सामान्यतः बीमार पड़ता है, क्योंकि पूरी बीमारी का प्रथम प्रारंभ होता है हमारे पाचन से, हमारे भोजन से। भोजन गड़बड़ होगा तो पाचन गड़बड़ होगा, पाचन गड़बड़ होगा तो हमारा सिस्टम गड़बड़ आएगा, और फिर हमें बीमारी की तरफ लेके जाएगा। इन बीमारी से बचने के लिए आपको या तो मेडिसिन लेना है या योग करना है। तो सबसे अच्छा तरीका हम यही बताते हैं लोगों को कि साहब दवाई क्यों लेते हो, योग करो। उस योग में पाचन का क्या रोल है आज हम समझेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थ है ऐसा तंत्र जिसमें हमारे शरीर की चयापचय प्रक्रिया, हमारे शरीर के पाचन का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें जो अंग भाग लेते हैं उनका आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संक्षेप में इसको हम समझते चलते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जो नॉन मेडिको जो होते हैं, जैसे हम सब लोग, आप लोग जो यहाँ अभी सीख रहे हैं, योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये सभी नॉन मेडिको हैं, तो आपकी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है हमारे मुंह से लेकर के गुदा द्वार के मध्य तक। जितने भी सिस्टम, जितने भी अंग काम कर रहे हैं, वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सहभागी होंगे। भोजन ग्रहण करने से लेकर के उसका पाचन होना, और पाचन होने के बाद उसके शरीर में उसका पोषक तत्वों का उपयोग होना,
और उसके पश्चात मल विसर्जन की प्रक्रिया, ये सभी प्रक्रियाएं अच्छी हो जाएं, स्वस्थ तरीके से हो जाएं, इसके लिए हम प्रयास करते हैं ताकि हम बीमार न पड़े। उसमें हम योग के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ रखने का, उसकी पाचन तंत्र को सुचारू रखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इस पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंग भाग लेते हैं उसको हम एक समझते हैं। पहले मुंह, जिसको हम बक्कल केविटी कहते हैं। मुंह से डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रारंभ होता है। मुंह से लेकर के सबसे पहले मुंह के अंदर जो सिस्टम होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, उसको भी हम आगे समझेंगे। पहले इसमें जो क्या क्या मोटे रूप से अंग आ रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहले हमारी मुंह यानी बक्कल केविटी। इसके बाद यहाँ से भोजन जो हमने ग्रहण किया वो जाता है, या मुंह के पीछे एक नली होती है जिसको इसोफेगस कहते हैं। यह इसोफेगस नाम की एक नली मुंह से खाए हुए पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को यहाँ से लेते हुआ गले के माध्यम से होता हुआ नीचे तक लेके जाता है। यह इसोफेगस यानी आहार नली कहते हैं हिंदी में इसको। यह इसोफेगस के माध्यम से जो ग्रहण किया हुआ भोजन हमारे स्टमक में आता है। तीसरा भाग हुआ स्टमक। स्टमक का अर्थ होता है आमाशय। जो हमने भोजन ग्रहण किया वह इसोफेगस से होता हुआ एक थैली नुमा संरचना में जाके इकट्ठा होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक हमारे लेफ्ट साइड में एक संरचना होती है। सभी लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एनाटॉमी का डायग्राम आपके यूट्यूब में खोल करके देख लेंगे या इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं उसको समझने में आसानी होगी। खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम चित्र हम देखते हैं उसको यदि आप देख लेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। मैं प्रयास करता हूं कि आपको शायद बता पाऊं। मैं आपको बोलते जा रहा हूं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इमेज निकाला है आपके समझाने के लिए। ये देखिए, ये शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। नहीं सर, सीधा ही दिख रहा है, सही दिख रहा है सर। एक ब्लैक, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें ये भी अब बहुत अच्छा नहीं आया डायग्राम। हम इसी को समझते हैं। ये देखिए, ये ये हमारा मुंह है, माउथ लिखा है शायद। ये आपको वर्ड्स आपको उल्टे दिख रहे होंगे। ये हमारा मुंह है। ये यहाँ से होता हुआ हमारा भोजन, भोज्य पदार्थ, ये इसोफेगस है। ये जो नली दिख रही है इसको हम आहार नाल नली कहते हैं। इसको हम इसोफेगस कहते हैं। ये गले में होती है। ये इसके बाद पश्चात जो हमने मुंह से भोजन ग्रहण किया, दांतों के माध्यम से वो भोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा। वहां से ये सलाइवरी ग्लैंड है। मुंह के अंदर हमारी बक्कल केविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है।
वहां से उसमें भोज्य पदार्थ को दांतों से छोटे छोटे पार्ट में हमने भोजन को तोड़ा, उसमें सलाइवा यानी लार मिक्स हो गई, मिक्स होने से वो भोज्य पदार्थ को एक बोलस नुमा संरचना में बनाने में मदद करता है। वहां से वह लार के माध्यम से वो भोज्य पदार्थ जो हमारे दांतों से माध्यम से छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, वह इस इसोफेगस यानी इस आहार नली के माध्यम से स्टमक में आता है। देखिए स्टमक एक छोटी सी थैली है, इसको हिंदी में आमाशय कहते हैं। एक्चुअली ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का। ये बाजू में आपको लिवर दिख रहा है, तो पहले हम इसमें जो अंग आते हैं उसको समझ लेते हैं। ये आ गया इसोफेगस यानी आहार नली, वो आकर के थैलीनुमा संरचना में जुड़ता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। देख रहे हैं कर्सर, यहाँ से स्टमक का एक नीचे का भाग है, तो देखिए येलो कलर का ये दिख रहा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हम रोज योग देख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तो देखिए स्वामी जी महाराज आपको पेनक्रियाज के बारे में बहुत बताते हैं कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे पेनक्रियाटिक सेल्स को हमको सक्रिय करना है, तो कुछ प्राणायाम बताते हैं, कुछ आसन बताते हैं स्वामी जी महाराज। ये वो पेनक्रियाज है जिसमें बीटा सेल्स होती है और यहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब भोजन ये स्टमक में आया, ये थैलीनुमा संरचना में, उसके पश्चात ये यहाँ से पेनक्रियाज से एक जूस निकलता है जो एक इस स्थान पर आके एक नली के माध्यम से जुड़ जाता है। वहीं लिवर ये है, लिवर देख रहे हैं आप, एक प्रकार का इस प्रकार का त्रिकोणी सी संरचना। ये लिवर से भी पाचन में मदद करने वाले जूस निकलते हैं, वो आकर के इस स्टमक में यहाँ पर मिल जाते हैं इस भोजन पदार्थ में। उसके बाद पश्चात यह स्टमक से भोजन का पदार्थ यहाँ से होता हुआ, ये जो जहां मेरा कर्सर है ये दिख रहा है, ये बड़ी आंत है। भोजन बड़ी आंत में नहीं जाता, उसके मध्य में देखिए छोटी सी पतली सी संरचना दिख रही है जहां मेरा कर्सर है। ये बहुत रफ सी जैसी गुथी हुई सी संरचना है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन यहाँ स्टमक से होता हुआ पहले छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में पूरा ट्रेवल करता हुआ इधर से उधर होता हुआ फिर वो यहाँ से ये छोटी आंत यहाँ पे ये बड़ी आंत में जुड़ जाता है। जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स वाला भाग। वो क्या होता है अभी हम समझेंगे। वहां से होता हुआ भोजन का भोज्य पदार्थ इस बड़ी आंत में ट्रेवल करता हुआ ये यहाँ तक आता है और ये नीचे गुदा द्वार है, यहाँ से भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये मोटे अर्थ में डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने समझने का प्रयास किया, बस इतना ही पाचन तंत्र में अंग भाग लेते हैं। अब होता क्या होगा, जब सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया, दांतों के माध्यम से जो भी भोज्य पदार्थ था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा। यहाँ पे मुंह के अंदर लार की ग्रंथियां हैं, उस लार की ग्रंथियों से जूस निकला, उस जूस ने उस भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक प्रकार का समझिए पानी मिल गया, उसमें लिक्विड मटेरियल मिल गया। इससे एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल बन गया जिसको हम बोलस कहते हैं। वह बोलस इसी सैलिवरी ग्लैंड के वाटरी सिक्रीशन की वजह से अब ट्रेवल करता हुआ इस इसोफेगस से नीचे जाता है। ये इसोफेगस एक छोटी सी पाइप नुमा संरचना होती है। इसोफेगस आपको दिख रही है शायद लाइट, हाँ आपको सिस्टम, ये इसोफेगस है। ये यहाँ से भोजन यहाँ से चला, ये इसोफेगस यहाँ तक आया। ये इसोफेगस बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है हमारे शरीर में। महत्वपूर्ण ऐसे कि जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो एक छोटी सी पाइप नुमा संरचना होती है, वहां से भोजन नीचे की तरफ जाता है। यह जो हमारी भोजन की नली है जिसको इसोफेगस कहते हैं, इसके बाजू में एक समानांतर एक और नली चलती है, उसको हम श्वास नली कहते हैं। ऊपर वाले ने कितनी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है, यहाँ मुंह के पास में ऊपर नाक है, देखिए ऊपर ये व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये मुंह है, इसके ऊपर जो रेड सा पिंक सा पोर्शन दिख रहा है ये नासिका की संरचना है। यहाँ से भी एक श्वास नली निकलती है, यहाँ आती है और यहाँ तक तो एक अलग नली नाक से यहाँ आई, यहाँ पर आकर के बिल्कुल पास में आकर के वो एक दो नलियां आपस में जुड़ जाती है और एक सांस की नली यहाँ से होती हुई फेफड़े में चली जाती है और दूसरी आहार नली ये दिख रही है वो आपको स्टमक में चली जाती है। यहाँ पर सांस नली और आहार नली के मध्य में एक फ्लैप हुआ करता है जिसको इपिग्लॉटिस कहते हैं। ये इपिग्लॉटिस का काम है कि जब भी हम भोजन करेंगे, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो जो इपिग्लॉटिस एक प्रकार का वॉल होता है, वो आहार श्वास नलिका को थोड़ा सा बंद करके रखता है ताकि जो हमने भोजन ग्रहण किया वो श्वास नलिका में ना चला जाए। अब होता क्या है, कई बार अपन देखते हैं कि हमने जब कभी भोजन किया तो कई बार एक प्रकार की छींक सी आ जाती है, कई बार उल्टी आ जाता है, कई बार एक प्रकार की बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए होता है जैसे हमने लेट करके भोजन करना चालू किया
तो लेट के जब आप भोजन करेंगे तो फ्लैप जो रहता है, हम जब खड़े हैं सीधे बैठे हैं तो फ्लैप ऊपर से नीचे बैठा रहता है पाइप में, लेकिन जब आप लेट जाएंगे तो फ्लैप खुल जाता है। और ऐसे में लेट कर यदि आप भोजन करेंगे तो भोजन मुंह से यहाँ से होता हुआ जब इधर आएगा तो इसोफेगस में ना जाकर के नासिका से जो श्वास नली है जो फेफड़ों में जा रही है उसका वाल्व खुला रहेगा। लेट जाएंगे तो वो वाल्व खुल जाता है। तो ऐसे करने से वो भोजन के पार्टिकल्स का इसोफेगस में न जाकर के नास श्वास नली में जाने की संभावना होती है। इस वजह से व्यक्ति को श्वास अवरोध होकर के मृत्यु भी हो सकती है। एक ऐसी दुर्घटना रहती है, इसलिए लेट करके ना खाने की सलाह दी जाती है। इसका हम श्वास प्रश्वास जब हम चूंकि हम प्राणायाम करने योग वाले व्यक्ति हैं, योग कराने वाले व्यक्ति हैं, योग शिक्षक है, तो हमको श्वास के बारे में जानना है। श्वास की पूरी प्रक्रिया हम योग सीख रहे हैं, इसलिए जो छोटा सा डिफरेंस है इसको जानना चाहिए। कैसे लाइफ सेविंग हो सकता है उसको कभी अगले लेक्चर में हम बाद में जब ये आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें समझ। तो हमने इसीलिए कहते हैं कि बैठ करके भोजन करना है। ये हमने किया, यहाँ से भोजन इसोफेगस से होता हुआ यहाँ स्टमक में आया। जब इसोफेगस यानी जो आहार नली जब हमारे स्टमक में मिलती है तो वहां पे एक प्रकार का वॉल होता है। वो वॉल ऐसा प्रकार से वी शेप में रहता है। अब यह सोचिए कि यदि यहाँ पर एक वी इस प्रकार का वॉल हो जाए तो भोजन ऊपर से तो नीचे जाएगा। इस जगह भोजन ऊपर से तो नीचे जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसी इसकी व्यवस्था होती है इस वॉल की वजह से। तो यह वॉल की होने की वजह से भोजन ऊपर से नीचे जाता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आ पाता। यही कारण है कि जब क्या होता है इस स्टमक में कभी एसिडिटी हो गई, बहुत अम्लता ज्यादा बढ़ गई, तो हमको यहाँ पे एसिड का रिफ्लेक्स होता है। इस वॉल को खोलता हुआ विपरीत दिशा में खोलता हुआ ऊपर खट्टा पानी आता है, तो ये वॉल विपरीत दिशा में खुलता है, इस वजह से हमको दर्द होता है। उल्टी होने में जो दर्द होने का कारण है यहाँ का इस स्थान पे होने वाला एक वॉल होता है जिसके कारण तकलीफ होती है। इस वॉल में एक प्रकार की परमानेंट गड़बड़ी हो जाती है। उस वजह से कुछ लोगों को क्या होता है कि अपने आप बैठे बैठे ही मुंह में खट्टा पानी आएगा, बैठे बैठे ही जो खाना खाया वो अपने आप ऊपर निकलने लगता है। इसके लिए सर्जरी की जाती है और इस बीमारी का नाम जो है उसको कहते हैं हाइटस हर्निया। इस जगह के वॉल में एक प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। हर्निया आपने सुना होगा, एक अलग हर्निया जो पेट के पास यहाँ नीचे की तरफ होता है, पेशाब के स्थान के पास में, उसको बाद में समझेंगे हम उस सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ भी हाइटस हर्निया, यहाँ पर एक वॉल में डिफेक्ट आ जाता है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं। उस डिफेक्ट की वजह से जो भी हमने भोजन ग्रहण किया वो इस आमाशय से ऊपर आने लगता है, खट्टा पानी ऊपर आने लगता है। इसको सर्जरी से ठीक किया जाता है, लेकिन हम प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से इस हाइटस हर्निया वाली व्याधि को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पाचन अच्छा होता है। पाचन जब अच्छा होता है तो वायु का अनुलोमन होने लगता है और वायु ऊपर की तरफ ना जाकर के नीचे की तरफ जाने लगती है। ये योग का लाभ है। दूसरा, पाचन का सिस्टम सुधरता है तो यहाँ अम्लता कम होने लगती है। उससे इस हाइटस हर्निया में आपको लाभ मिलता है, मुंह में खट्टा पानी आने की शिकायत में मदद मिलती है। ये योग से बेनिफिट होंगे। कौन से योग करना है उसको भी बाद में समझेंगे अगले लेक्चर में। हम यहाँ तक आ गए, यहाँ से भोजन इस स्टमक में आया। ये जो स्टमक है जिसको हिंदी में आमाशय कहते हैं वाला भाग, ये बड़ा महत्वपूर्ण। इसके अंदर बहुत सारे जूस निकलते हैं, खास करके HCl और लाइपेज, एमाइलेज, ये दो महत्वपूर्ण एंजाइम है। वो एंजाइम और एक HCl हार्मोन, सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी एसिड निकलते हैं वो यहाँ पे निकलते हैं। ये एसिड, ये एंजाइम जो निकलते हैं विभिन्न प्रकार के, वो हमारे पाचन में मदद करते हैं। देखिए, छोटे से भोजन का छोटे रूप में टूटा हुआ पार्टिकल यहाँ तक आया है, स्टमक में जब आ गया तो स्टमक में बहुत सारे एंजाइम उसमें मिल जाते हैं और एंजाइम मिलकर के उसकी रिएक्शन उसमें करते हैं, इसलिए भोजन पदार्थ और महीन हो जाता है यहाँ पर आकर के। ये पाचन की प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसा समझे स्टमक में। अब होता क्या है, इस स्टमक में अम्ल निकलता है, वह अम्ल इस भोजन को और छोटे पार्टिकल में तोड़ने में सहयोग करता है। किसी कारण से यह अम्ल की मात्रा हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से अधिक होने लग जाती है, तो हमको यहाँ पे अम्ल ज्यादा बनने लगता है और वो ऊपर की तरफ आता है, पेट में, सीने में जलन करता है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी नहीं, कुछ नहीं बल्कि पाचन की एक प्रकार की विकृति है। इसको भी हम या तो एसिडिटी की गोली खाएं या पाचन अच्छा करें, पाचन अच्छा करने के लिए पाचन की दवाई खाएं या प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से अग्निवर्धन होता है, अर्थात पाचन बढ़ता है, अच्छा होता है। तो यह हुआ इस स्टमक का काम। इसके बाद इसमें जो अम्ल निकलते हैं उसकी सिस्टम को भी अभी एक चीज और से और हम समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने सुना है कि
ओम, वीडियो बंद हो गया। एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट होल्ड कीजिए। मेरा प्रयास था कि मैं लैपटॉप से आपको ज्वाइन करता तो मैं इस फाइल को अटैच कर पाता। अभी हम उस डायग्राम की आवश्यकता होगी तो उसमें देख लेंगे। तो उस स्टमक में जो हमारा भोज्य पदार्थ जब जाता है, वहां पे अम्ल निकलते हैं। उस अम्ल की वजह से हमारे शरीर में एक प्रकार का खट्टापन आता है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, उस आमाशय में होती है। अब देखिए, एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं, लोगों को एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी होने में गैस की दवाई खाते हैं। गैस की दवाई करती क्या है, इसको भी यहीं से समझते चलते हैं, क्योंकि सामान्यतः योग शिक्षक के पास में ऐसे ही व्यक्ति ज्यादा आते हैं कि साहब मेरे को एसिडिटी बहुत हो रही है, तो आप कुछ योग बता दो कि इस एसिडिटी से मेरे को राहत मिल जाए। एसिडिटी के लिए जो दवाई व्यक्ति खा रहा है, जिसको हम एसिलॉक सामान्यतः कहते हैं, हर व्यक्ति, मोस्ट ऑफ पेशेंट बोलते साहब एक एसिलॉक रोज खाता हूँ या एक पेंटाप्राजोल रोज खाता हूँ, गैस की दवाई, एरेपेप्राजोल रोज खाता हूँ। इसमें से कुछ दवाइयां, कुछ तो उस अम्ल को न्यूट्रलाइज करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो उस अम्ल को निकलने से रोकती हैं। तो जो अम्ल को न्यूट्रलाइज करती हैं वो अम्ल की जगह क्षारी होती होंगी। जब क्षार को उस पेट में डाल दिया जाएगा तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अम्लता कम हो जाएगी, तो एसिडिटी कम होगी। एक ही तरीका। कुछ दवाई ऐसी होती है जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का अर्थ होता है उस स्टमक में जो थैलीनुमा संरचना हमने जो देखा, वहां से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से अम्ल निकलता है। मैंने कहा जूस निकलते हैं, एंजाइम्स, अम्ल। अम्ल निकलने वाले स्थान को हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है, अम्ल निकल रहा है, उस छिद्र को वो सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। उसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक छिद्र से 1 ml अम्ल निकल रहा है हमारे शरीर के पाचन के लिए। इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से क्या होता है कि वो 1 ml अम्ल जो निकल रहा है उसको प्रोटॉन पंप दबा देते हैं, इनहिबिट यानी उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे वो 1 ml अम्ल, उदाहरण के रूप में समझ, 1 ml अम्ल वहां से यदि निकलना था तो 1 ml ना निकल कर हाफ ml, आधा ml निकलेगा। जब अम्ल की मात्रा कम होगी तो अम्लीयता शरीर की कम होगी, तो एसिडिटी में आराम होता है। ये एसिडिटी की दवाई से एसिडिटी को ठीक करने का तरीका है, लेकिन ये बहुत खतरनाक तरीका, ये कैंसर जैसी व्याधि का कारण बन जाता है। कैसे? कि जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो वह जो अम्ल निकलने की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे करके अवरुद्ध होने लगती है, और सामान्य मात्रा भी जो अम्ल की शरीर में आवश्यक है जितनी निकलना चाहिए वह भी निकलना बंद हो जाती है एक समय के बाद। ये फिजियोलॉजिकल एक प्रकार का डिफेक्ट होता है और उससे कैंसर जैसी व्याधि होती है। आपको पाचन से संबंधित परमानेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इन एसिलॉक, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल जैसी टैबलेट दवाइयों से बचना चाहिए। यहाँ भी क्या करना है, यदि एक व्यक्ति नियमित आहारचर्या करे, एक दिन हम एक सेशन में आहारचर्या के विषय में चर्चा कर लेंगे, वो करे, और साथ ही साथ भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके साथ साथ जो हम आसन कर रहे हैं पाचन को एनहेंस करने के लिए, ना डाइजेशन, अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। ये इसको करने से हमारी अग्नि बढ़ती है। अग्नि बढ़ती मतलब पाचन अच्छा होता है। पाचन अच्छा होता है मतलब अम्ल जहां अधिक हो रहा है वो कम हो जाएगा, जहां कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा। साम्य अवस्था स्थापित होती है प्राणायाम करने से हमारे शरीर में। प्राणायाम करने से कोई चीज बढ़ेगी या कोई घटेगी नहीं, साम्य अवस्था स्थापित होगी। अम्ल यदि ज्यादा हो रहा है तो अम्ल कम हो जाएगा, अम्ल यदि कम है तो अम्ल बढ़ने लग जाएगा, यानी जूस, यानी पित्त। ये हमारे शरीर में प्राणायाम से मिलने वाला लाभ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा भोजन में जूस मिल गए, अम्ल मिल गया स्टमक में। अब स्टमक से होता हुआ हमारा वह पार्शियल डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन का पदार्थ वहां से छोटी आंत में प्रवेश करता है स्टमक से।
जब वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो अभी देखिए पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जब छोटी आंत में भोजन का पदार्थ प्रवेश करेगा तो वहीं पर उसको पेनक्रियास नामक अंग, मैंने जैसे आपको डायग्राम में बताया, फिर से कुछ डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये भोजन यहाँ से चला है स्टमक पर। यहाँ पे देखिए ये भोजन जब आया यहाँ छोटी आंत में प्रवेश करेगा उसके पहले ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास में से पेनक्रियाटिक जूस जो भी आवश्यक भोज्य पदार्थ के लिए होते हैं, खास करके यहाँ से इंसुलिन शरीर में जाता है, क्योंकि अब भोजन शुगर चली गई हमारे शरीर में, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट चला गया यानी शुगर चली गई, वह शुगर को पाचन करने के लिए यहाँ से इंसुलिन यहाँ पे आकर के मिल जाएगा। और लिवर से जो पाचक एंजाइम जो होते हैं जो लिवर से बनते हैं, क्योंकि लिवर का पाचन एंजाइम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम सब जानते हैं कि पाचन का मुख्य अंग होता है लिवर, लिवर अच्छा तो पाचन अच्छा है, हम समझते हैं। तो लिवर से कुछ आवश्यक जूस एंजाइम्स यहाँ पे आकर के हमारे भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं, वो और पाचन की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। अब वहां से भोजन होता हुआ छोटी आंत में जाता है। इस छोटी आंत में ट्रेवल करते करते वो भोजन और छोटे छोटे रूपों में टूटता है। इसके पश्चात यहाँ से वह भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये कोलन है, इसको हम कोलन कहते हैं। इसको हम कहते हैं एसेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको डिसेंडिंग कोलन। और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पर नीचे गुदाद्वार में आकर के मल के रूप में बाहर निकलता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हमको समझना है इस भाग को। जब ये छोटी आंत में भोजन प्रवेश किया, यहाँ से इसमें और डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उसके पश्चात यह बड़ी आंत में इस जगह से जुड़ता है और बड़ी आंत में प्रवेश करता है भोजन। जहां छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ती है उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। यह अपेंडिक्स हमारे शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर एक ऐसी संरचना होती है जिसमें यदि कोई भोजन पदार्थ वहां एक बार, एक्चुअली यह हमारे शरीर में इस अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। अब ऊपर वाले ने इसको बनाया है, क्यों बनाया था वो बात का विषय है समझने का। अभी तो हम ये समझते हैं कि अपेंडिक्स हमारे शरीर में है, उस अपेंडिक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये हमारे शरीर में एक प्रकार का अवशेष के रूप में रखा है। इसमें अपेंडिक्स में एक छोटा सा एक संरचना होती है अंगुली नुमा। यदि वहां पे कोई भोजन का पदार्थ चला गया और लंबे समय तक वहीं रह गया, वह वहां से निकल के आगे ऊपर नहीं बढ़ा, तो वह सड़ने लगता है और फिर वहां पे पस का निर्माण हो जाता है और वह भाग गल जाता है। इस स्थिति में पेट में दर्द होता है जिसको हम बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स को ऐसा है कि ये वाला भाग है अपेंडिक्स का, ये जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से मिलती है, वहां पे एक संरचना होती है जंक्शन के बीच में जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका आज के समय में इस्तेमाल शरीर में नहीं है। यहाँ पे कोई भोजन का पदार्थ फंस गया तो वह और निकल नहीं पाया तो लंबे समय तक रह गया तो सड़ जाता है और वहां पे इन्फेक्शन होता है और वो दर्द का कारण बनता है। तो उसमें एक ही तरीका होता है, सर्जरी करके उसको निकाल देना। लेकिन ये स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए प्राणायाम करते रहना चाहिए, तो उससे इस प्रकार की विकृत परिस्थितियां उत्पन्न निर्मित नहीं होंगी शरीर में। अब यहाँ से भोजन ये बड़ी आंत में ट्रेवल करना चालू कर दिया, देखिए गया कोलन में ये ट्रांसफर कोलन, उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलन यानी नीचे आया और यहाँ से होता हुआ ये गुदा के पास चला गया, यानी मलाशय के पास चला गया। ये रेक्टम है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हमने जब भोजन ग्रहण किया वह भोजन अभी हमारे शरीर में गया नहीं है, अभी तो पाचन की प्रक्रिया उसमें चल रही थी। जैसे हमने एक बादाम खाया, प्रोटीन खाया, तो शरीर में अभी तक गया नहीं है, अभी तो यहाँ से ऊपर से लेकर ये पाचन के विभिन्न क्रमों से वो गुजर रहा था। जब बड़ी आंत में जब वो जाता है तो इस बड़ी आंत की दीवार यहाँ पे बहुत सी खून की नलियां हुआ करती हैं। यह बड़ी आंत में फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है हमारे भोज्य पदार्थ का। जैसे हमने कोई प्रोटीन खाया है तो पाचन हो रहा था अभी तक, और भोजन में जो प्रोटीन था उसका पाचन हुआ। अब भोजन के जो मुख्य जो प्रोटीन है, विटामिन हैं, वह इस आंतों में अवशोषित होने लगते हैं और अवशोषित होकर के यहाँ से भी खून की नलियां होती हैं इस आंतों में। तो पोषक पदार्थ जो रहता है इस बड़ी आंत से अवशोषित होकर के खून की नलियों के माध्यम से ब्लड के सर्कुलेशन में चला जाता है, वो पूरे शरीर को ऊर्जा देगा और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचा वह व्यर्थ का पदार्थ के मल के रूप में यहाँ रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से गुदाद्वार से होता हुआ नीचे की तरफ निकल जाता है। यह पाचन की प्रक्रिया है। अब
यह भोज्य पदार्थ, इसका मतलब कि जब हमारी बड़ी आंत में जितनी देर तक वह रुकेगा उतनी देर तक उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी पोषक तत्व हमारे शरीर में लगे कैसे। एक बादाम हमने खाया तो हमारे शरीर में आई कैसे, ताकत कहाँ से मिली, तब जबकि वो बादाम अच्छे से पाचन होता हुआ उसका वो बड़ी आंत में जाएगी और बड़ी आंत में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसके जो विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, वो हमारे शरीर में सर्कुलेशन में चले जाएंगे, ब्लड में, और अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया में लिवर का एक महत्वपूर्ण काम है। लिवर अपना काम अच्छा करता रहे उसके लिए आपको खान पान अच्छा रखना है, और उसमें प्राणायाम मदद करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उससे लिवर के जो पाचन की जो प्रक्रिया है, उसे एंजाइम निकलने की प्रक्रियाएं सुचारू होती हैं। अच्छे मात्रा में एंजाइम उसमें निकलेंगे, सामान्य मात्रा में उसमें निकलते हैं, उसमें कोई विकृति जो होने वाली है वो भी नहीं होगी। तो यह सुरक्षा भी करती है लिवर को, हमारे योग और प्राणायाम। उसके बाद जब हमारी बड़ी आंत में जब आएगा, जिसका पाचन सिस्टम अच्छा होगा, तो प्राणायाम से पाचन सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो हमारे जो आंतों में अवशोषण करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, तो पूरे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलने लग जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलेगी। इस बड़ी आंत में कई बार क्या होता है कि लोगों के खान पान की गलत आदतों की वजह से उसमें आंतों में मल चिपक के रहने लगता है। जब मल चिपक के रहने लग जाएगा, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा, व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया, पेट साफ हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, तो हमारी आंतों में एक प्रकार का अंदर एक लेयर बनने लग जाती है गंदगी की, मैल की, जिसकी वजह से उसके अवशोषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा एज्यूम करें कि एक पाइप है, उस पाइप में अंदर एक प्रकार की यदि मैल गंदगी बैठ गई है, उसके छिद्र जो है बंद हो जाएंगे। छिद्र बंद हो जाएंगे तो उसी एक बादाम के जो पोषक तत्व, मान लीजिए 100 पोषक तत्व उस बादाम से मिल रहे थे अपने को, और आते हमारी गंदी है, मैली है, उसमें मैल भरा हुआ है, उसमें मल भरा हुआ है, और वह शुद्ध नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसके छिद्र अवरुद्ध हो गए। तो बादाम के 50 पोषक तत्व बस उस आंतों से के छिद्र के अवशोषित होकर के ब्लड के सर्कुलेशन में 50 जा ही नहीं पाए, और वो मल के रूप में निकल गए। अब हमने खाया तो बादाम साहब, लेकिन आधी बादाम आपके शरीर को लगी। ऐसा ही समझे कि पोषक तत्व तो आधे ही हमारे शरीर को मिले। अब आधे ही मिलेंगे तो कमजोरी होगी, कम ऊर्जा मिलेगी, तो कमजोरी, खाना उतना ही खाया, उदाहरण की रोटी 5 चपाती आपने खाया, पूरे पोषक तत्व शरीर में चलेगा तो ताकत मिलेगी। आधे पोषक तत्व जा रहे हैं, आधे तो अवशोषित नहीं हो पा रहे, मल के रूप में निकल रहे हैं, तो आपको ताकत नहीं मिलेगी, तो आप कमजोर होंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो आपको कई व्याधियां होगी। इस प्राणायाम को करने से, खास करके कपालभाति प्राणायाम को करने से, हमारी बढ़ने लगती है। इस प्रकार से हमारा पाचन क्षमता अच्छी हो जाती है, और हम रोटी भी यदि खा रहे हैं तो उसे पूरे पोषक तत्व शरीर को मिलेंगे और हमको ताकत मिलेगी। ये प्राणायाम के लाभ हैं। दूसरा, हमारी इस बड़ी आंत में जितनी देर तक भोज्य पदार्थ रुकेगा उतनी देर तक वहां गैस बनाएगा। इसलिए पाचन प्रक्रिया अच्छी हो, आंतों में रुकने भोज्य पदार्थ के रुकने का समय एक निर्धारित रहे, ज्यादा देर तक ना रुके, यानी पेट समय पे साफ हो, यानी मल विसर्जन की क्रिया अच्छी हो, तो आपकी आंतें समय पे साफ होती रहेगी, तो गंदगी नहीं रहेगी। गंदगी नहीं रहेगी तो आंतों को खराब नहीं करेगी, आंतों को खराब नहीं करेगी तो आपकी आंतें स्वस्थ रहेंगी, और पूरी चयापचय प्रक्रिया अच्छी रहेगी, तो आपको स्वस्थ होने में मदद करेगी ये प्रक्रिया। इसके लिए आप या तो दवाई लें या प्राणायाम करें। तो प्राणायाम बिना औषधि का एक विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम इस पूरे पाचन की प्रक्रिया को सुचारू कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पाचन तंत्र के स्वरूप को, जो योग शिक्षक के लिए जितना जानना आवश्यक है उतना हमने समझा। एक दिन कभी और हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंतिम भाग जो है गुदा द्वार का, जो बड़ा महत्वपूर्ण, आज ही समझ लेते हैं। चलिए, ये जो रेक्टम है, रेक्टम एक ऐसी संरचना है जहां पे ऊपर वाले ने इसको बनाया ही ऐसे कि जिसमें गंदगी रहेगी, जिसको मल कहते हैं। लेकिन मल के नीचे का जो भाग है, मलाशय के नीचे का भाग, जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं, द्वार कहते हैं, यह 3 सेंटीमीटर का भाग होता है। यह भाग स्वस्थ रहना, साफ रहना चाहिए, इसमें गंदगी, इसमें मल नहीं रहना चाहिए। मलाशय जो है वहां तो मल रहे, लेकिन मलाशय के नीचे की जो नली है, जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं, गुदाद्वार कहते हैं, वहां मल नहीं रहना चाहिए। इसलिए मल विसर्जन की क्रिया आपकी अच्छी होनी चाहिए। गुदाद्वार की सफाई की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यदि गुदाद्वार के पास में गंदगी रहेगी, वहां मल रहेगा, तो फिर आपको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी गंभीर व्याधियों का कारण बनेगा, जिसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे, इसके लिए आपको पाचन अच्छा हो, ये प्रयास करना चाहिए, मल विसर्जन की क्रिया अच्छी हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, सफाई अच्छी होना चाहिए।
ऑडियो बंद हो गया डॉक्टर साहब? आ रही थी। अब फिर स्टार्ट हुआ। हाँ हो गया तो- सर। हाँ, तो इस प्रकार से जब हमारा गुदाद्वार की हम सफाई अच्छे से करेंगे, उसमें मल वाला भाग नहीं। सर ऑडियो बंद हो गया। हाँ, हमको फोन आ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब चालू किया तो उसमें मल विसर्जन की प्रक्रिया अच्छी होगी। उस एनल कैनाल के जो 3 सेंटीमीटर का भाग है वहां पे मल नहीं रहेगा, वहां की सफाई अच्छी रहेगी, तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी व्याधि नहीं होगी। अब इस क्रिया मल विसर्जन की क्रिया अच्छी हो, इसके लिए आपको मूलबंध लगाना है, यानी त्रिबंध का अभ्यास अब करना है आपको। मूलबंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध, त्रिबंध लगाने से ये रेक्टम वाले भाग को आपको मदद मिलती है। यद्यपि त्रिबंध के दूसरे बेनिफिट भी हैं इस प्रकार से, इससे आध्यात्मिक डेवलपमेंट होते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते हैं, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है। लेकिन शरीर की जिस स्वरूप को हम समझ रहे हैं, वहां पर गुदाद्वार को स्वस्थ रखने में, एनल कैनाल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है इस त्रिबंध से। साथ ही साथ इस त्रिबंध का लाभ हमको मूत्र संस्थान में भी मिलता है। क्या लाभ होता है? एक तो गुदाद्वार की जो मांसपेशियों की टोन अच्छी हो जाया करती है, वैसे ही मूत्र संस्थान की मांसपेशियों और नसों की टोन अच्छी होती है, तो उससे संबंधित व्याधियां अच्छी हो जाती हैं। उसको हम अगले सिस्टम में समझेंगे। तो इतना समझे कि प्राणायाम की जो भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, इससे पाचन अच्छा होता है। आप जब मंडूकासन करते हैं तो इससे बड़ी आंत में प्रेशर पड़ता है, हमारा पेनक्रियास में प्रेशर पड़ता है, जिससे पेनक्रियास सक्रिय होता है, तो आपको इंसुलिन सेक्रेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम में मदद मिलेगी। इसी प्रक्रिया से, इसी अभ्यास से आपको, इसी आसन से आपको बड़ी आंत में मल विसर्जन की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। जैसे हम कहते हैं ना, एक बार कुछ लोग की आदत होती है कि एक बार में पेट साफ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कुछ पार्शियल रेसिड्यूआ रह गया, कुछ आंशिक रूप से मल बच गया है आंतों में। तो इस अभ्यास को करने से, यानी प्राणायाम के साथ साथ मंडूकासन करने से, हमारी आंतों की जो बड़ी आंत में जो मल का अवशेष बचा रहता है आंतों के नीचे वाले भाग में, वह भी पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी मल विसर्जन की प्रक्रिया अच्छी हो जाया करती है इस अभ्यास से, ये लाभ मिलता है। तीसरा, फिर जब हम त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, खास करके मूलबंध लगाते हैं, उससे हमारा जो एनल कैनाल वाला जो रीजन है, भाग है, वह स्वस्थ होता है, तो उसमें होने वाली जो व्याधियां हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस सिस्टम को समझा। इसमें यदि किसी कोई प्रश्न है तो ये संक्षेप में करें। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न है मेरा, ये आपने बताया लीवर का, तो लीवर में एक इंसुलिन जो हार्मोन से देता है, और एक और वहां पर जो गॉल ब्लैडर होता है, उसके बारे में बताएं, इसका फंक्शन बताएं। गॉल ब्लैडर को हम पित्त की थैली कहते हैं हिंदी में। गॉल ब्लैडर का एक काम है जिसमें से बाइल जूस निकलता है। वह एक ऐसी संरचना होती है गॉल ब्लैडर जो जिसका केवल एक फंक्शन है, बाइल के सिक्रीशन में बहुत थोड़ा सा। ये हमारे पाचन के लिए, पाचक जूस को निकालने में मदद करता है। आज के समय में एक बड़ा ट्रेंड चल गया कि गॉल ब्लैडर निकालना है। पेशेंट को डॉक्टर ने बताया दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, शिकायत हो रही है, सोनोग्राफी की, उसमें बोले गॉल ब्लैडर में स्टोन है। गॉल ब्लैडर में स्टोन होता कैसे है, ये भी समझते हैं। गॉल ब्लैडर में पित्त का, इसको हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। जब हमारे शरीर में पित्त यानी बाइल स्वस्थ है, तो वह स्वस्थ स्वरूप में पित्त की थैली में रहेगा, गॉल ब्लैडर में रहेगा, वह लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब खान पान की प्रक्रिया, हम रोज पूरी, पराठे, चटपटी चीजें, मिर्च मसाले वाला खा रहे हैं, हमको एसिडिटी हो रही है, तो हमारा पित्त विकृत होता है ना, बाइल पैथोलॉजिकल हो जाता है। जब बाइल पैथोलॉजिकल होता है तो वहां पे वो बाइल गॉल ब्लैडर में क्रिस्टलाइज फॉर्म में होने लगता है, ना पत्थर के रूप में जमने लगता है। और जब पत्थर के रूप में जमने लगता है, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। कई बार वो बाइल डक्ट जो बोलते हैं, यानी गॉल ब्लैडर से जो एक नली होती है जो बाइल को लेके हमारे पेट में जाकर के निकाल छोड़ती है उस जूस को, उस नली में यदि फंस जाए तो बहुत दर्द होता है, वहां पे दूसरी विकृतियां भी हो सकती है, उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है। नहीं तो जब गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, जिसको गॉल स्टोन कहते हैं, उसको पित्ताशय की पथरी कहते हैं, उसके लिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है। उस ऑपरेशन में देखिए, गॉल ब्लैडर की एक संरचना होती है, जैसे मडी स्ट्रक्चर होता है ना, मिट्टी का स्वरूप कैसा होगा, वैसे ही संरचना हमारी गॉल ब्लैडर की होती है। इसलिए गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन को, पत्थरों को काट के निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए पूरे गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। सर्जन
सर्जन प्रयास करता है कि पहले तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि वो सर्जरी से बचे। इसको सर्जरी के बाद में पाचन से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स लोगों को आती है, लेकिन यदि पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है, जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, कोलिलिथियासिस कहते हैं, ये स्थिति आ गई तो उसमें सर्जरी करके उस अंग को निकाल दिया जाता है। अब योग में क्या करेंगे? मैंने कहा कि जब पित्त पैथोलॉजिकल होता है, विकृत होता है, तब ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया तब वो विकृत होगा, जब विकृत होगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में जाएगा, तो वो स्टोन बनाएगा, वो स्टोन बनाएगा। इसके लिए हमको पाचन को बढ़ाना है, तो पाचन को बढ़ाने के लिए हमको खान पान पे नियंत्रण करना होगा और प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम करेंगे तो पित्त का जो सिक्रीशन का जो सिस्टम है वो सुधरेगा, जो विकृत हो गया वो सुधरेगा। तो इस प्रकार करने से गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। और आपने कहा था लिवर से इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसा कुछ खाते हैं और इससे मुंह में छाले हो जाते हैं सर। हाँ जी सर। ये छाला जो होना है उसको मेडिकल लैंग्वेज में अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटाइटिस। और सामान्यतः ऐसा मेडिकल साइंस में दो कॉन्सेप्ट हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि हमारे शरीर में फ्लोरा लॉस होता है एक, और बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तब स्टोमेटाइटिस यानी मुंह में छाले होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी, देखिए एक अच्छी चीज आपने पूछा प्रश्न, उससे एक अच्छी चीज निकल आएगी। हमने दाल चावल रोटी सब्जी खाया, जैसे मैंने खाया, मेरा पाचन अच्छा है तो मुझे बी कॉम्प्लेक्स पूरे मिल रहे हैं। लेकिन एक शरीर में, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 5 ने दाल चावल रोटी सब्जी खाया, मेरे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं आई, दूसरे व्यक्ति के शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ गई, डॉक्टर ने कहा। तो ऐसे कैसे हो गया साहब? फिर डॉक्टर बोलता है तुमको बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन खाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ? हर व्यक्ति को, फिर ये ऐसे में तो हर व्यक्ति को ऊपर से बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए था ना। हमारे दाल चावल रोटी सब्जी से हमारे शरीर की जो मशीन है, पाचन तंत्र है, वो यदि अच्छा रहेगा तो वो प्रोटीन बना लेगा, वो कैल्शियम बना लेगा, वो आयरन बना लेगा, वो सब दुनिया जहान की चीज बना लेगा। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपका पाचन यानी आपकी अग्नि अच्छी रखो तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, ऊपर से डालना नहीं पड़ेगा, उसी दाल चावल रोटी सब्जी से मिल जाएगा आपको सब चीजें। ये आयुर्वेद शास्त्र की विशेषता है। तो स्टोमेटाइटिस के लिए आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपकी पाचन में विकृति आई है, इसके कारण शरीर में पित्त एग्रावेट हो रहा है, इसलिए मुख पाक हो रहा है, ऐसा कहते हैं। यहाँ भी हमको बी कॉम्प्लेक्स नहीं हम प्रेफर करते हैं, हम कहते हैं कि उसके लिवर फंक्शन अच्छा करो, बोल समझाने के लिए पेशेंट। एक्चुअली उसका पाचन अच्छा करते हैं, एक्चुअली उसकी अग्नि अच्छे करने की बात करते हैं। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसकी अग्नि प्रबल रहती है, अग्नि प्रबल रहेगी तो पाचन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा तो स्टोमेटाइटिस यानी छाले नहीं होंगे। उसका एक ऐसा समझे कि व्यक्ति को पेट साफ रहे, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो पेट साफ करने के लिए जो चीज देंगे वो लिवर टॉनिक देते हैं, यानी पाचन के लिए व्यवस्था करते हैं हम। इस प्रकार से छाले दूर होते हैं उसके, ना कि बी कॉम्प्लेक्स। और कोई प्रश्न? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर सर, सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं, अगले सेशन में एक क्वेश्चन था। सिस्टम के साथ मिलेंगे और फिर आगे जो भी क्वेरीज होंगी उसको हल करेंगे। डॉक्टर सर एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो, मैं पूछ बोलिए। सकता हूँ? बोलिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी को दूर करने में जो हमारे सत्कर्म होते हैं वो कितने प्रभावी होते हैं? जैसे कि वमन धोती, वस्त्र धोती या इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो कितना उसमें योगदान देती है? वमन सॉरी एसिडिटी मैंने अभी बताया कि अम्ल जी हमारे शरीर में, फिर उदाहरण के रूप में समझें कि स्टमक में अम्ल, स्टमक में अम्ल के छोटे छोटे छिद्र हैं, किसी कारण से विकृत हुआ और अम्ल ज्यादा निकलने लग गया तो अम्लता आ गई, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। ये लंबे समय तक कैसा रहेगा? एक प्रकार का आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अम्ल पित्त जो है यानी एसिडिटी जो है वो पित्त का एग्रीगेशन, वो पाचन की गड़बड़ी है आपकी। उसके लिए हम ये पेशेंट को सलाह देते हैं कि पित्त ना भड़के, इसलिए समय भोजन की, एक दिन हम भोजन आहार विधान पे चर्चा करेंगे, भोजन कैसा होना चाहिए और कब होना चाहिए, इस पे उससे पाचन को सुधरने में मदद मिलती है। अभी आपने केवल वमन नौली धोती की बात किया, समझने के लिए मैं इसको फुर्सत में बैठ के देख के सुनना पड़ता है।
अब वो हो नहीं। यह शोधन की एक प्रक्रिया है। वमन हुआ, नौली हुई, धोती हुई, यह प्रक्रिया। वमन में हम उल्टी कराते हैं। उल्टी कराने से क्या होगा कि जो स्टमक से ही निकलेगा पूरा मटेरियल। उसके दो तरीके हैं, एक तो क्लासिकल वमन जिसको आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं, और एक सद्धो वमन यानी योगिक क्रिया में जो होता है उसको सद्धो वमन कहते हैं, कि पानी पिया आपने, नमकीन पानी गर्म और इस प्रकार से करके आपने निकाल दिया, उसको हम सद्धो वमन कहते हैं। उससे पूरी शुद्धि बहुत अच्छी नहीं हो पाती, उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में एक वमन की व्यवस्था है, जिसमें हम पेशेंट को 5-7 दिन तक एक मेडिकेटेड घी पिलाते हैं, फिर उसके बाद उसकी मालिश होती है 5-7 दिन तक, जिसको हम अभ्यंग कहते हैं, फिर स्वेदन कहते हैं, स्टीम देते हैं। उसके बाद में कुछ काढ़े बनाते हैं, कुछ मिल्क में दवाइयां बनाते हैं और पेशेंट को खिला देते हैं, और एक वमन कल्प बोलते हैं, पेशेंट को खिला देते हैं, उससे अपने आप उसको वोमिटिंग होती है। यह एक्चुअली शास्त्रोक्त वमन है। इस वमन में चाहे हम ये वमन करें या इस प्रकार से उल्टी करने का जो प्रयास करें, जिसको हम सद्धो वमन कहते हैं या धोती की प्रक्रिया है, इससे हम पेट की सफाई करते हैं, स्टमक की सफाई करते हैं, तो इससे जो विकृत पित्त है एक प्रकार से निकल जाता है। अब फिर उसके बाद अगले दिन क्या होगा, आप वमन कर लिए या सद्धो वमन कर लिए या नौली धोती प्रक्रिया कर लिए, तो अगले दिन जब अपने खान पान को नहीं सुधारा तो फिर वही पित्त बनेगा, फिर रोज रोज आप वमन करो। इसलिए एक बार वमन करके विकृत पित्त को आपने निकाल लिया, अगले दिन से आप सावधानी रखें कि पाचन अच्छा रहे। खान पान में हैवी चीज जो अम्ल बढ़ा रही हैं ऐसा भोजन नहीं करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। सर एक सवाल और था, मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म रेट कम होना, मेटाबॉलिज्म का हिंदी में कहते हैं चयापचय की प्रक्रिया। चयापचय की प्रक्रिया एक बड़ा संदर्भ हो गया। चयापचय मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत पाचन आ गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। उसके बाद हमारे शरीर में जो कोशिकाओं के भीतर इटसेल्फ उनका मैकेनिज्म चलता रहता है, कोशिकाओं में एनर्जी बनेगी, उसको भी एकदम समझेंगे एक लेक्चर में। ये सभी चीज कोशिकाओं के अंदर का एक प्रकार का डाइजेशन, ऐसा समझो हमारे शरीर में जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमने समझा, लीवर के अंदर का, स्टमक का, ये जो है डाइजेशन, ये सब मिला करके इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी चयापचय कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म, एक होता है मेटाबॉलिज्म। तो सर ये मेटाबॉलिज्म रेट मतलब कभी कम क्यों हो जाता है, मतलब कम ज्यादा क्यों होता है? ये हमारे, मैंने कहा कि ये एक प्रकार का चयापचय की प्रक्रिया है, यानी पाचन भी इसके अंतर्गत आने वाला एक भाग है। जब हमारा सिस्टम, खान पान गड़बड़ होगा या कोई विकृति आ गई, रोग हो गए, कोई ऑर्गन उससे रोग से इन्वॉल्व हो गया या किसी कारण से इन्वॉल्व हो गया, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ाएगा, तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया गया। उसमें हमारा पाचन भी गड़बड़ाया, यानी खान पान पचेगा अच्छे से नहीं, पेट अच्छे साफ नहीं हो रहा है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया तो हमारा ब्लड बनने और टूटने की प्रक्रिया जो थी वो गड़बड़ हो गई। स्किन की जो अपने आप पर रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो बिगड़ गया, तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। सर मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है तो सर पेट अचानक बढ़ने लगता है सर। देखो, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो उसको पेट बढ़ता है या घटता, दोनों चीजें होती हैं। क्यों ऐसा होता है? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो हमारी चयापचय की प्रक्रिया गड़बड़ होगी। तो हम जब खाते हैं कोई भी भोजन तो पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र धातु, ये ऐसे सप्त धातु, 7 धातु। मेटाबॉलिज्म हर धातुओं का भी एक इटसेल्फ मेटाबॉलिज्म होता है, उनका एक इटसेल्फ पाचन होता है, उनकी इटसेल्फ एक अग्नि होती है, रस धातु की अग्नि, रक्त धातु की अग्नि, मांस धातु की अग्नि, मेद धातु की अग्नि, मज्जा धातु की अग्नि, शुक्र धातु की अग्नि। आपको कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो मेद धातु की अग्नि की गड़बड़ी है, इस वजह से मेद धातु विकृत बन रहा है, इस वजह से वो मोटा हो रहा है। रक्त की कोई, ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो रही है, खुजली हो रही है, स्किन डिसीज हो गई है, या ब्लड से संबंधित इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बोलते हैं रक्त धातु की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, रक्त धातु की अग्नि मंद हो रही है, रक्त धातु अग्नि विकृत हो रही है, इसलिए रक्त धातु के विकार हो रहे हैं, ऐसा। तो सर इसलिए मेदोहरवटी बनी सर ना? देखो, आप प्रश्न अच्छा कर रहे हैं। मेदोहरवटी एक मोटी सी बात होगी, मेद के लिए मेदोहरवटी है ना, पेट के लिए पेटोहरवटी, पेट में दर्द हुआ तो दर्दोहरवटी, बुखार आ गया तो बुखार हरवटी। तो ये तो एक चिकित्सक का भाग हो गया। जी सर, जी सर, समझ गया ना। सिर दर्द के लिए आयुर्वेद में एक आता है सिरह शूलादि, वज्र रस, सिर का सूल को हटाने के लिए। पेट में होता है तो उदर शूलांतक वटी, उदर का दर्द खत्म कर देगा। ये तो डॉक्टर का काम हो गया, वैद्य का काम हो गया। आपको जो समझना है ये हो क्यों रहा, उधर शूल क्यों हो रहा है, वो आपको समझना है। उधर शूल के लिए उधर शूल वटी, इस तरह वही बाद में जाएंगे, ठीक है। हाँ जी सर,
सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे बच्चा है 5 साल का, उसके मोशन बहुत टाइट होते हैं और हाँ। उसके कारण उसको यूरिनरी पार्ट में थोड़ा सा कहना चाहिए स्वेलिंग टाइप की है, तो डॉक्टर ने यूरिनरी पार्ट उसे में नहीं, यूरिनरी पार्ट में नहीं, ये बच्चे में होने वाली कॉमन सी प्रॉब्लम है, उसको एनल रीजन में है, गुदाद्वार में फ्रिक्शन और उसको जी फिशर का डेवलपमेंट किया। जी फिशर तो क्या सर होता है? हाँ जी सर, तो क्या है वो बच्चा है तो उतना ज्यादा फ्रूट्स और वो तो लेता नहीं है मतलब, तो उसके लिए क्या अपन आहार और प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा। जी अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, आप जिस बच्चे की बात करें उसकी उम्र 5 कितनी है? 5 साल से 5 साल के 5 बच्चे को बहुत आप बोलेंगे तो समझेगा नहीं, जी बेटा प्राणायाम कर, नहीं थोड़ा बहुत कर तो सकते। करेगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा। जी सर। पहले क्या प्रॉब्लम है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, जी जी सर। तो उसको समझिए, अपन उसको परेशानी हल करते हैं। जी फिशर, उसको फिशर हुआ है, जो मैंने कहा वो गुदाद्वार के जो नीचे का जो 3 सेंटीमीटर का एनल कैनाल है, वहां होने वाली विकृति पाइल, फिशुला, फिशर, जिससे संबंधित इसमें फिशर। फिशर में होता क्या है, जैसे ये गुदाद्वार है, ये मान लीजिए ये है ना, ऐसा समझे, जी मैं समझाने का जी जो जी भी संभव हो सकता है मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये मान लीजिए गुदाद्वार, इसमें एक ये जो ब्लैक देख रहे हैं ना, समझिए एक प्रकार का इलास्टिक है गुदाद्वार में, यानी एनल कैनाल में। अब ऐसे समझिए कि ये एनल कैनाल का ये नीचे का भाग, ये जो है गुदाद्वार है, ये गुदाद्वार को ऐसे देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, तो मैंने कहा उदाहरण के रूप में ये दिख रहा है, ये गुदाद्वार है। इसमें एक इलास्टिक होती है जिसको हम स्फिक्टर मसल्स कहते हैं, ये समझिए, ये गुदाद्वार है, एनल कैनाल, यहाँ पर एक इलास्टिक होती है जिसको हम स्फिक्टर मसल्स कहते हैं। इस स्फिक्टर मसल्स का काम होता है लैट्रिन के रास्ते को सिकोड़ना और फैलाना। इसकी बनावट ही ऐसी है, यह एनल कैनाल के चारों तरफ एक लिपटी हुई एक इलास्टिक है, उस इलास्टिक का काम रास्ते को फैलाना और सिकोड़ना होता है। मल विसर्जन के दौरान गुदाद्वार को खुलना है और मल निकल जाएगा, उसके बाद फिर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस फैलने और सिकोड़ने का काम उस गुदाद्वार के पास में जो स्फिक्टर मसल्स होती है ना, इलास्टिक होती है, उससे होता है। कई बार ये जो इलास्टिक है, मसल्स है, जो स्फिक्टर है, इसमें कड़ापन आ जाता है और उसके फैलने और सिकोड़ने की जो क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे उसको ये समझिए कि इस विधि में बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये इलास्टिक है गुदाद्वार में, ये स्फिक्टर का काम है, ये देखिए ऐसा, ये जी सर। खोलना और ये सिकोड़ना। यदि ये इसमें जो इलास्टिक है वो यदि वो हार्ड हो गई तो इसके फैलने और सिकोड़ने की जो क्षमता है वो जो हो जाएगी कम। अब किसी दिन हार्ड स्टूल हुआ, किसी दिन सॉफ्ट, जब हार्ड स्टूल होगा तो रगड़ खा के ये रास्ता खुल नहीं पा रहा है, इतना खुलना था इसको, मान लीजिए मोशन के दौरान ये इतना खुल ही नहीं पा रहा है, देखिए शायद आप समझ, जी बिल्कुल। ये रास्ता बंद है, इतना खुलना था, खुलना पा के कड़ा हो गया तो ये रास्ता इतना ही खुल रहा है। तो क्या होगा, सॉफ्ट सा एरिया, बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, यहाँ की मांसपेशी सॉफ्ट होती है, हार्ड स्टूल से ये भाग रगड़ खा के छिल जाता है, इसमें घाव बन जाते हैं। घाव बन जाते हैं तो उससे ब्लीडिंग भी होती है, कई बार ब्लड जाता है और दर्द होता है, इचिंग होती है, इसको फिशर कहते हैं। एडल्ट में भी होता है, बच्चों में भी हो सकता है, ये सभी में। ये महिलाओं में खास करके होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा। मेल और फीमेल की बात करें फिशर की प्रॉब्लम में तो 80% महिलाओं में और पुरुषों में 50% प्रॉब्लम आती है। तो महिलाओं में खास करके प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम होती ही होती है। मेरा तो ये अनुभव रहा है कि 95% महिलाओं में होता है। तो ये फिशर है, उस बच्चे में भी फिशर हुआ क्योंकि वो हार्ड स्टूल से लैट्रिन का रास्ता यहाँ रगड़ खा के छिल गया, घाव बन गया, इसलिए बच्चे को दर्द हुआ। सबसे अच्छा तरीका, उसको कुछ मत करिए, कैस्टर ऑयल, 5 साल का बच्चा है तो कैस्टर ऑयल उसको हाफ टी स्पून यानी 2 ml कैस्टर ऑयल, उसको 1 कप गर्म मीठे दूध में डाल करके रोज पिला दिया करिए। एक अपने पतंजलि में लिवामृत सिरप आता है, वो पिलाना चालू करिए, लिवर टॉनिक है एक प्रकार का, वो मदद करेगा। या Liv52 सिरप आता है, वो दे दीजिए, दोनों में से कोई भी। और कैस्टर ऑयल उसको रात में 2 चम्मच 1 आधा कप गर्म मीठे दूध में डाल करके पिला दीजिए, इससे लुब्रिकेशन हो जाएगा और मदद मिलेगी। दूसरा, गाय का घी सबसे अच्छा काम करेगा, उसको आप इंडेक्स फिंगर में एक अच्छी, यदि ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, सूजन आ गई बच्चे को, तो क्या करिए, कॉटन को गर्म पानी में डुबाइए और रात में सोने के पहले बच्चे को एनल रीजन में गर्म पानी में डूबा हुआ कॉटन से इसकी जगह की सिकाई जैसा करिए। दूसरा, इस जगह को अच्छे से साफ कर दीजिए, उसका सिकाई कर दीजिए
और फिर अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में घी दे करके इसमें यहाँ पे एनल रीजन में इस प्रकार से ऐसे करके ऐसा अंदर लगा दीजिए और ऐसा अंगुली को आपकी छोटी, इस फिंगर से आप ये काम कर सकते हैं, छोटी फिंगर से बच्चे के ऐसे करके लगा दीजिए। इससे रात में सोने के पहले लगा दीजिए तो इससे हीलिंग हो जाएगी, यानी वो घाव भरने लगेगा। कैस्टर ऑयल से उसको हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और ये जी ठीक है। जी आज सर, हम धन्यवाद। यही विराम देते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेंगे अगले सेशन में पूछ लेंगे। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बिजी समय है और आपने बहुत समय दिया और बहुत हमारे सभी साधकों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि उन्होंने सारे पॉइंट नोट किए होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। कल अगर समय होगा तो कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, ओम। तो जैसा कि आप सभी ने आज की कक्षा में सारे प्रश्न, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जानकारी प्राप्त की होगी और अपने अपने प्रश्न नोट भी कर लीजिए। जो भी समझ में नहीं आएगा तो डॉक्टर साहब का कल का सेशन रख लेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वो कल ले लेंगे, कल आगे वो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम विराम करते हैं। और आज शांति पाठ कौन करवाएगा? आप में से कौन शांति पाठ करवाएगा? मैं करवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। राजकुमार जी हमारे जो हैं आपका शांति पाठ करवाएंगे। देखिए सबको अब एक एक दिन शांति पाठ करवाना पड़ेगा। कोमलता से बंद कर ले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। देखिए जो लोग मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं वो प्रैक्टिस करिए। सभी को प्रार्थना मंत्र और शांति मंत्र आना आवश्यक है। ठीक है, देखिए चेहरा नहीं देखना है, जो जितना आता है आपको, जितना बोल सकते हैं, 2 लाइन बोल सकते हैं 2 लाइन की प्रैक्टिस कीजिए, 3 लाइन बोल सकते हैं 3 की कीजिए। ये लयबद्ध है। लय में जब आप बोलेंगे तो खुद ब खुद वो आपके टंग पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी नहीं बैठना है, मन में जरूर बोलना है, अपने अपनी जगह पे उच्चारण करके बोलना, भले ही आपका माइक म्यूट रहे। ठीक है, सभी को बोलना है, किसी को नहीं देखना। मैंने देखा कुछ लोग बैठे हुए थे। चलिए ओम ओम। ठीक है, आज के सत्र के लिए ओम 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 ओम।